Today you will read the chapter Active and Passive Voice, and this chapter is the most important chapter in all the grammars chapter, and I will tell you some more special important examples of active and passive. Let's start the chapter, and before start the chapter I will tell you that you see this video till last moment. Active and passive. And what is active and passive? Active voice यानी एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है तो वर्ब एक्टिव वॉइस में कहलाती है. सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? आई एम अ सब्जेक्ट, यू आर अ सब्जेक्ट, बट दिस इज नॉट सब्जेक्ट. यानी कि मार्कर इज नॉट सब्जेक्ट. क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वह वस्तु नहीं होती है. सब्जेक्ट वह व्यक्ति होता है जो स्वयं किसी कार्य को करता है. एंड मार्कर इज द थिंग. यानी मार्कर क्या है? वस्तु है. मार्कर स्वयं कार्य नहीं करता है, मार्कर को हमारे द्वारा कार्य कराया जाता है. इसलिए हम क्या है? सब्जेक्ट हैं, लेकिन मार्कर क्या है? ऑब्जेक्ट है. इसलिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, इसलिए यहाँ की जो वर्ब होती है वो एक्टिव वॉइस कहलाती है. लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? जब सब्जेक्ट पर दूसरे के द्वारा काम कराया जाता है तो वर्ब पैसिव वॉइस में कहलाती है. जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बता दें इस चीज का. जैसे ये है राम प्लेज फुटबॉल. क्या अर्थ हुआ इसका? राम फुटबॉल खेलता है. इसको आप इस स्थान पर लिखेंगे. इस एग्जाम्पल को आप इस स्थान पर लिखेंगे. यानी राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है. अब आपको पहचानना है इसमें सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट क्या है? राम. और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है. यानी राम क्या रहा है इसमें? सब्जेक्ट, और फुटबॉल क्या रहा है इसमें? ऑब्जेक्ट. यानी कि राम के द्वारा फुटबॉल खेली गई, या ऐसा कह सकते हैं फुटबॉल को राम ने खेला. यानी फुटबॉल ने खुद काम नहीं किया. किसके द्वारा काम कराया गया? राम के द्वारा काम कराया गया. क्लियर हो गया होगा. इसलिए जहां सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है एक्टिव कहलाता है, लेकिन जहां सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है वो पैसिव कहलाता है. अब इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? फुटबॉल. इसका रूल है क्रॉस में यूज करना है. सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट. तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया. क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमें इज एम आर यूज करनी होती है. तो फुटबॉल इज. वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव बनाते समय. फुटबॉल इज प्लेड. किसके द्वारा? बाई राम. यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाई का भी यूज करना होगा. ये सारे रूल सब आप देखेंगे, इसमें करेंगे और नोट डाउन भी करते चलेंगे. दूसरी बात आपको ये भी जानना है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं. तो आंसर मिलेगा आपको 3 टाइप से आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बना सकते हो. सो नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. असर्टिव सेंटेंस में यहाँ पर आप जगह कम के कारण मैंने ऐसे ही डाल दिया है, आप अच्छे से डालना. असर्टिव सेंटेंस का जो रूल नंबर 1 होगा वो ये होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. दूसरी चीज रूल नंबर 2 जो है आपका, ऑब्जेक्ट से पहले
बाई, अभी बताया भी था एग्जाम्पल में, बाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है आपकी रूल नंबर 3 में, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये 3 रूल जो हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना। पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, और थर्ड रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रूल नंबर 4 जो है, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या कहते हैं, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी, उनको कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स शायद जानते ही होंगे सभी, हर जगह हम बता देते हैं। असर्टिव टू नेगेटिव या इंटेरोगेटिव जो आपको सिखाई थी उसमें भी बताई थी आपको, इजेमार, वॉज वर्ब, विल सेल, हैज है, ये सभी हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। का चेंज भी किया जाता है। क्लियर इतनी बात। अब इसके लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए पूरे टेंसेस की, कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब्स और कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। तो हम आपको एक टेबल बताते हैं जिसमें कि आपकी एक्टिव टेंस की टेबल और पैसिव टेंस की टेबल दोनों ही साथ के साथ आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी टेंस को पहचानने में।
देखिए टेबल जो है आपकी टेंस आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन तीनों के ही 4 पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही सेम टेबल आप सफाई से अपनी कॉपी पर बनाएंगे। थोड़ा सा हमारे पास तो बोर्ड में जगह शॉर्ट थी इसलिए हमने थोड़ी सी कंजेस्टेड बनाई हुई है, लेकिन आप लोग अपनी आड़ी कॉपी पर ही बनाना। इसको सीधे सीधे पेज पर मत बनाना, पतली हो जाएगी टेबल। तो क्या करना है, प्रेजेंट टेंस होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट टेंस, एक्टिव टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस वाकई में जो होता है उसमें आप क्या यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपको मालूम है सिंगुलर नाउन होता है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस या ईएस का आप वर्ब में प्रयोग करते हो, और प्लूरल होगा तो नो लिखा है हमने, नो का मतलब होता है एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आप डिटेल में लिख लीजिए और ध्यान रहे इसका समझ लें अर्थ नो का, तो आप नो लिख लीजिए। दूसरी चीज है नेगेटिव। नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर में डज नॉट और प्लूरल में डू नॉट लगाते हैं। इंटेरोगेटिव हमने नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव ऑब्लिक करके लिख दिया है, दोनों में डज और डू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब इतना पहचान लोगे उसके बाद आपको पता चलना है कि हम प्रेजेंट टेंस का अगर पैसे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे। प्रेजेंट टेंस के पैसे में इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर और आई के साथ एम का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म असर्टिव सेंटेंस के प्रत्येक पैसिव वॉइस में आपको करनी है। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस आईएनजी ऑलरेडी यूज होती है। पैसिव में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में हैज सिंगुलर के संग, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने एस, एस का मतलब होता है सिंगुलर, और पी का मतलब होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव में इसके हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन इसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर आप पैसिव बनाते हैं तो सिंगुलर नंबर में वॉज और प्लूरल नंबर में वर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते ही हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। पैसिव में वॉज बीइंग, वर बीइंग का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना होगा। अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो एक्टिव से पैसिव आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस आईएनजी यूज होती है, लेकिन इसका पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑल नाउन्स यानी कि कोई भी सब्जेक्ट्स हो उन सभी में आप विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई और बी को छोड़कर आई और बी में शैल का प्रयोग करते हैं। पैसिव में भी यही रूल अप्लाई होता है, विल बी और शैल बी, यानी पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप विल बी और शैल बी लगाएंगे। आई और बी में शैल बी और बाद बाकी सभी नाउन में आप विल बी का यूज करोगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में विल बी और शैल बी यूज होता है, लेकिन उसकी पैसिव नहीं बनाई जाती है। परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और इसकी पैसिव में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज किया जाता है।
और थर्ड फॉर्म तो बता ही चुकी हूँ, सब पैसिव में यूज करनी ही करनी है। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है एक्टिव में, लेकिन इसका पैसिव नहीं बनाया जाता है, प्लस आईएनजी, लेकिन इसकी पैसिव नहीं बनाते हैं। इस प्रकार से टोटल टेंस आपके 12 टाइप्स होते हैं, लेकिन पैसिव जो होते हैं वो 8 टाइप्स के बनाते हैं, 4 टाइप्स के हम नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ मॉडल्स भी होते हैं, जैसे आपके कैन है, अदर्स में हम डाल सकते हैं, यहाँ पर अदर्स में से कैन है, मे है, ऑट है, वुड है, XYZ कुछ भी मॉडल्स हो, तो इन सभी में हम क्या करते हैं, केवल बी का प्रयोग कर देते हैं। कैन बी, मे बी, और बी, और वुड बी, इस तरीके से यूज कर देते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो कैसे करते हैं। जैसे ये है आपका राम रीड्स हिज बुक, राम अपनी किताब पढ़ता है। राम रीड्स हिज बुक। अब इसमें राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, हिज बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लिया, हिज बुक। फिर क्योंकि रीड्स है, आपको दिख रहा होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है हिज, फिर वर्ब की क्या लगानी है आपको, थर्ड फॉर्म, रीड बाई राम। ये आपको हमने एक एग्जाम्पल बता दिया है। इसी एग्जाम्पल के आधार पर आपको अदर 7 टाइप्स भी बनाने होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बता दिया, अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। जैसे राम इज रीडिंग हिज बुक, फिर परफेक्ट में आ जाएंगे तो राम हैज रीड हिज बुक। परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएंगे राम रेड हिज बुक, फ्यूचर में आ जाएंगे राम विल रीड हिज बुक। इस तरीके से आप इन सभी टेंसेस के एक एक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाएंगे एग्जाम्पल्स में, और इसको हम एक्सरसाइज भी मान सकते हैं। एक्सरसाइज लास्ट में आपको देंगे ही देंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, तो क्यों ना हम कंटिन्यूअस और इम्परेटिव सेंटेंस भी समझ लें, उसके बाद ही उनको समझें तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसी के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आप देख लीजिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो भी आपको बताएंगे, वो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी रहेगा, क्योंकि मोस्टली बड़ी क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हीं एक्टिव से पैसिव को पूछा जाता है। ये तो जनरल है, 9, 10 फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड के हैं, आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इंटर तक सिलेबस में अच्छे से आते हैं, इसलिए सभी को ये समझने हैं। फर्स्ट ईयर इंटर में और 9th में क्योंकि एनसीईआरटी हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये चैप्टर रहता है। अब 10th केवल रह गया है, जो अभी एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में केवल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वहां पर ये सिंपल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूप में चैप्टर जाना जाएगा। नियम दोनों में एक से हैं, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सीखिए चाहे सिंपली सीखिए, रूल यही रहते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करते रहिए। एक बात और, जल्दी ही आपके इसी चैनल पर आपको स्पीकिंग कोर्स भी सिखाने की सोच रहे हैं, जिससे कि आपकी जो समर टाइम होगा वो एंजॉयबल रहे आपके लिए और अच्छा रहे। थैंक यू।